जिसका आदि है न अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। ये है डीडी न्यूज का साइबर अपराध के खिलाफ हल्ला बोल। डिजिटल अरेस्ट, सेक्सटॉर्शन, फाइनेंशियल फ्रॉड्स, साइबर बुलिंग, तमाम मुद्दों पर आपको जागरूक करते हुए आपको रख रहा है इन साइबर अपराधियों से एक कदम आगे। देखिए मेरे साथ साइबर अलर्ट हर शनिवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। चार कुंभ पृथ्वी पर होते हैं और माना जाता है कि शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है, इसलिए मनुष्य के लिए ये 4 कुंभ बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जिस समय में चंद्र आदि ग्रहों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय कुंभ का योग होता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहां जहां अमृत बूंदें गिरी थी, वहां वहां कुंभ के पर्व का आयोजन होता है। बॉक्स ऑफिस पर किसने मचाया धमाल, कौन हुआ बेहाल, ऑस्कर से गोल्डन ग्लोब तक, कान से इफ्फी तक, बॉक्स ऑफिस की सारी हलचल, सिने जगत की हर खबर। देखिए सिनेमा की दुनिया हर शनिवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और न्यूज नाइट में तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ हम आपको लेकर आएंगे छात्रों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पाठशाला के बारे में, जिसके 8वें संस्करण में परीक्षा पे चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को आत्मविश्वास का मंत्र दिया और तनाव मुक्त परीक्षा देने के गुरु भी बताए। किस तरह से होता है इन छात्रों पर इसका असर, इस पर विशेष चर्चा करेंगे आज न्यूज नाइट में। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस दौरे की बात करेंगे, जहां पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की चौतरफा प्रगति की जमकर सराहना की है। किन मायनों में महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह फ्रांस दौरा, इससे जुड़ी हुई खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और साथ ही साथ बात होगी दिल्ली की सियासत की, और सियासत सिर्फ दिल्ली तक नहीं रह गई है। दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर अब इंडी गठबंधन में घमासान के तौर पर दिख रहा है। क्या है इसका बदला अब कांग्रेस पंजाब में लेगी, ये देखने की बात होगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं न्यूज नाइट में क्या है हेडलाइंस। प्रधानमंत्री ने छात्रों को दिया आत्मविश्वास का मंत्र, कहा खुद को दें चुनौती और तय करें लक्ष्य। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के तहत छात्रों के साथ किया संवाद। पीएम मोदी के फ्रांस पहुंचने से पहले राष्ट्रपति मैक्रों ने भारत की चौतरफा प्रगति की प्रशंसा की, दोनों देशों को बताया महान शक्तियां। पीएम मोदी ने कहा यात्रा का उद्देश्य रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में भारत को तोड़ने के लिए मिले विदेशी पैसे और यूएसएआईडी पर दावों के बाद मचा हड़कंप। घेरे में आया कांग्रेस और गांधी परिवार, विपक्षी सांसदों ने किया हंगामा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेजी से बदल रहे युद्ध के तरीकों से निपटने के लिए समाधान और सुधार की जरूरत पर बल दिया।
बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया के सीईओ राउंड टेबल को किया संबोधित, कहा रक्षा विनिर्माण पर ध्यान करना होगा केंद्रित। और महाकुंभ में त्रिवेणी संगम पर राष्ट्रपति ने लगाई आस्था की डुबकी। बड़े हनुमान के दरबार में मत्था टेकने के साथ ही अक्षय वट और सरस्वती कूप का किया दर्शन। संगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने किया स्नान। तो सबसे पहले बात परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देश के भविष्य यानी छात्रों के साथ तनाव से दूर रहकर परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन के मंत्र साझा किए। अपने वार्षिक परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के प्रसारण में पीएम मोदी ने पोषण, दबाव पर नियंत्रण और नेतृत्व जैसे कई मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने का तरीका, करियर प्लानिंग पर महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। इस संवाद में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावक और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है। आप में से कितने लोग हैं जो इस सीजन में गाजर चबा करके खाते हैं? गाजर का हलवा तो खा लेते होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वार्षिक परीक्षा पे चर्चा के 8वें संस्करण के प्रसारण में पोषण, दबाव पर नियंत्रण और नेतृत्व जैसे कई मुद्दों पर छात्रों से बातचीत की। प्रधानमंत्री ने छात्रों से कहा कि ज्ञान और परीक्षा दो अलग अलग चीजें हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी परीक्षा को जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि छात्रों को किसी दायरे में बांधा नहीं जाना चाहिए और उन्हें अपनी अभिलाषा को तलाशने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने छात्रों से अपने समय का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से करने को कहा ताकि इसका प्रभावी प्रबंधन हो सके। सबसे पहले हमने अपने समय के विषय में सोचना चाहिए। मैं अपने समय का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कैसे करूं, इस पर बहुत सतर्क रहता हूँ। मैं बर्बाद नहीं होने देता हूँ मेरा काम। इसका मतलब ये नहीं मैं एक के बाद एक पूंछ लगी हुई काम की। टाइम मैनेजमेंट के समय में कागज पे लिख करके तय करना है और फिर देखना चाहिए कि भाई मैंने तय किया मैं कल 3 काम तो पक्के करूंगा, 3 काम हो सके नहीं तो करूंगा और फिर दूसरे दिन मार कीजिए मैंने किए कि नहीं। माता पिता से अपने बच्चे को दिखावे के लिए मॉडल के रूप में इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अभिभावकों को बच्चों की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए बल्कि उनका समर्थन करना चाहिए। तो मेरी तो माता पिता को एडवाइस है कि कृपा करके आपके बच्चे को आप मॉडल के रूप में हर जगह पे खड़ा मत कर दो। आप अपने बच्चे को प्यार करो, उसकी शक्तियां हैं उसको स्वीकार करो। प्रधानमंत्री ने अच्छी नींद के महत्व पर प्रकाश डाला और इस बात पर जोर दिया कि छात्रों को ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर वे अधिक अंक नहीं लाते हैं तो उनका जीवन बेकार हो जाएगा। पीएम ने छात्रों से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने और परीक्षाओं के दबाव में नहीं आने को कहा। शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को खुद को चुनौती देने और हमेशा अपने पिछले परिणामों से बेहतर करने की कोशिश करने को कहा। उन्होंने पोषण और ध्यान की आवश्यकता पर जोर दिया। नेतृत्व के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लोग नेताओं के आचरण से प्रेरणा लेते हैं और केवल भाषणों से मदद नहीं मिलती। पहचान है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ देश भर से चुने गए 36 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने पीएम के साथ मुलाकात को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। इस पूरे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी बातचीत के दौरान छात्रों की हौसला अफजाई भी करते नजर आए।
परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के 8वें संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोर्ड परीक्षा में शामिल हो रहे छात्रों के तनाव को कम करने और मार्गदर्शन के लिए देश भर के बच्चों के साथ संवाद किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने बच्चों को परीक्षा के दबाव से निपटने का तरीका, करियर प्लानिंग और महत्वपूर्ण सुझाव साझा किया। इस संवाद में छात्रों के साथ साथ उनके अभिभावकों और शिक्षकों ने भी हिस्सा लिया। छात्रों ने प्रधानमंत्री की सलाह को अनमोल बताया। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ देश भर से चुने गए 36 छात्र शामिल हुए। छात्रों ने पीएम के साथ मुलाकात को एक प्रेरणादायक अनुभव बताया। पीएम सर से रूबरू होने का मौका मिला, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी नई नई चीज़ों को जाना और उन बहुत सारे ऐसे नए नए अनुभव को पहचाना और बहुत सारी ऐसी मोटिवेशन भी मिला हमें उनसे मिलके। हम प्रधानमंत्री मोदी जी से मिले जिन मुझे बस उनसे ये चीज़ सीखने को मिली कि उनका जैसा मुझे धैर्य चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि धैर्य के बिना कोई चीज़ नहीं होती है। उन्होंने बहुत ही बेहतर तरीके से समझाया मुझे और उन्होंने बिहार को बताया भी कि बिहार में बहुत ही तेजस्वी लोग रहते हैं, बहुत गौरवशाली प्रदेश हमारा बिहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न प्लेटफॉर्म के माध्यम से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बच्चों के साथ संवाद किया। संवाद में देश भर के विभिन्न स्कूलों के विद्यार्थियों ने वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री को सुना। पीएम मोदी बातचीत के दौरान छात्रों की हौसला अफजाई भी करते दिखाई दिए। परीक्षा पे चर्चा सुनने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। यह कार्यक्रम छात्रों को परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए किया गया है। परीक्षा पे चर्चा ने हमें यह सिखाया कि परीक्षा केवल अंकों का खेल नहीं, बल्कि हमारे मेहनत और समर्पण का परिणाम है। परीक्षा पे चर्चा हम जैसे विद्यार्थियों के लिए एक ऐसा सोल्यूशन है जो हर किसी भी एग्जाम में हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। परीक्षा पे चर्चा देखकर हमको बहुत मोटिवेटेड फील होता है। एग्जाम का जो डर है वो खत्म हो जाता है। शिक्षकों ने प्रधानमंत्री के छात्रों के साथ संवाद को बहुत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी प्रेरणा से छात्रों में एक नए उत्साह का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने हर बालक बालिका के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए बात करी और उसके लिए गुरुजनों के साथ साथ परिवार और अभिभावकों का महत्वपूर्ण योगदान के बारे में उन्होंने अपने मार्गदर्शन को हमें बताया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बच्चों के परीक्षा से संबंधित तनाव के बिंदु और उनके प्रश्न, जो विभिन्न विद्यालयों से जुड़े बच्चे थे, उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दिए। Children came and told me, sir, we learned many things like even food is very very important, taking rest is important, and time management is important. They were telling me. I felt so happy. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परीक्षा पे चर्चा का ये 8वां संस्करण था। इसमें भाग लेने के लिए 3,56,00,000 पंजीकरण प्राप्त हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो परीक्षा पे चर्चा वाकई बहुत विशेष रहा है और इस विशेष यही आज हमारा विशेष का विषय है और इस पर हम बातचीत करेंगे आपसे। आज का हमारा विशेष है परीक्षा पे चर्चा, पीएम की पाठशाला। परीक्षा पे चर्चा, पीएम की पाठशाला, आज का हमारा विशेष का यही विषय है, परीक्षा पे चर्चा, पीएम की पाठशाला। और इस पर हम अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। खास मेहमान भी वाकई बहुत खास हैं, जिनसे रूबरू होकर आप भी, दर्शक भी बहुत प्रसन्न होंगे। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ यहाँ पर वैभव कनौजिया, जो कि परीक्षा पे चर्चा 2025 के पार्टिसिपेंट है, वो थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। और इसके अलावा हमारे साथ संकल्प श्रेय, जो कि परीक्षा पे चर्चा 2024 के पार्टिसिपेंट है। श्रेय, बहुत स्वागत है आपका संकल्प श्रेय। और साथ ही साथ डॉक्टर संयम भारद्वाज, जो कि कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन CBSE है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और संजीव रंजन, जो कि पेरेंट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो अभिभावक भी मौजूद हैं, शिक्षक भी मौजूद हैं, यानी कि CBSE के प्रतिनिधि भी मौजूद हैं और छात्र भी मौजूद हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। तो निश्चित तौर पर सभी स्टेक होल्डर्स इसमें मौजूद हैं और इनसे इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। और संकल्प, अगर आपके साथ शुरू करना चाहें, आपने पिछली बार इस परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लिया, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ आपको लगता है कि जो आपकी सोच था, जो कई बार परीक्षाओं को लेकर एक डर रहता है, उन चीज़ों में कुछ परिवर्तन आया, कुछ आपको समझ में आया कि इस जो पीएम मोदी ने जो मंत्र दिए थे वो काम आए आपके? माननीय प्रधानमंत्री जी की जो ये पहल है परीक्षा पे चर्चा, इससे हमें ये पता चलता है कि इतने बड़े राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी वह हमारे देश के युवाओं के बारे में इतना सोचते हैं। वह हमें बताते हैं कि कभी हमें हताश नहीं होना चाहिए और वह कहते भी हैं
कि परीक्षा ही हमारा एक लक्ष्य नहीं है, क्योंकि परीक्षा से हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है। ठीक है, तो इस पे मैं एक पंक्ति भी बोलना चाहूँगा। जी। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास भगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना कभी यूं ना बिखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वालों की बहुत कभी हार नहीं होती। बहुत सटीक बात आपने कही, सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियाँ आपने सुनाई। लेकिन मैं जो पूछ रहा था दरअसल कि जो आपने इसमें परीक्षा में चर्चा में पिछली बार हिस्सा लिया था, क्या परिवर्तन आप फील कर पा रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ये जो चीज़ें प्रधानमंत्री ने बताई वो वाकई बड़े काम की हैं? जी, जैसे मैं कक्षा 11वीं की परीक्षा थी पिछले बार, मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था अपने एग्ज़ाम से पहले, परंतु जो मोदी जी ने हमारा मार्गदर्शन किया उसके बाद मेरे अंक भी अच्छे आए। उसके बाद मेरे माता पिता ने भी मेरे पे ज़्यादा दबाव नहीं बनाया। और उसका ऐसे भी 12वीं की परीक्षा है, बोर्ड है मेरा, तो अभी भी जो परीक्षा पे चर्चा मैं देख के आया हूँ अभी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ हूँ। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारा मार्गदर्शन किया है और हमारा हर्षोल्लास कि हमारा उत्साहवर्धन किया है। जी, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वैभव कनौजिया अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्क्रीन पर मैं अभी देख पा रहा था। जी वैभव, बहुत स्वागत है आपका। आप तो अभी जिसको कहते हैं कि ताज़ा ताज़ा अभी आपने प्रधानमंत्री से सुना। एक चीज़ मैंने देखी वैभव, प्रधानमंत्री भी बहुत सहज थे और आप बच्चे भी बहुत सहजता से उनके साथ संवाद कर रहे थे। क्या कुछ आपने सीखा, क्या कुछ समझा? जी धन्यवाद, आपने अपने न्यूज़ चैनल पे मेरे को बुलाया जी, कि ये बहुत सम्मान की बात है मेरे लिए। और प्रधानमंत्री जी की हर एक बात हमें बहुत अच्छी लगी। और पहले तो उन्होंने हमें ये बात बताई कि टाइम मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने बहुत अच्छी सी हमें सीख दी कि कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना है और खेल, अपनी हॉबीज़ को भी साइड बाय साइड चलाते रहना है। तो और मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि इतने बड़े लीडर होने के बावजूद उन्होंने एक ऐसी पहल चालू करी जिससे हम स्टूडेंट्स का वो स्ट्रेस दूर कर सकें। तो ये बहुत अच्छी बात थी। स्ट्रेस की बात हमेशा होती है कि परीक्षाओं को लेकर तनाव रहता है वैभव। जाहिर तौर पर कोर्स खत्म करना, उसको अच्छी तरह से समझना और फिर उसको लिखना। ये प्रधानमंत्री ने कहा एग्जाम वॉरियर हैं आप लोग। किस तरह से इस बात को आप लोग समझ पाए और तनाव ना हो, कैसे इसको इस बात को कैसे समझाए? जी, कि उन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी कही कि हमें एग्जाम को ना त्योहार की तरह लेना चाहिए, एक फेस्टिवल की तरह लेना चाहिए और उससे वरी नहीं करना चाहिए, वॉरियर बनकर उससे लड़ना चाहिए। और ये बात बड़ी अच्छी लगी कि हमें डिसिप्लिन में रहना चाहिए और लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए हमें कि हमारा जो चेकलिस्ट है कि हमें इसको भी करना है, उसको भी करना है। तो ये चीज़ मुझे बहुत सही लगी और अपने मानसिक संतुलन को भी कायम रखना है। हाँ, बहुत बढ़िया बात आपने कही कि चेकलिस्ट भी बताई कि क्या करना है, क्या नहीं करना है और मानसिक संतुलन उसके दौरान बना कर रखना है। ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर संयम भारद्वाज हैं, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन। डॉक्टर संयम भारद्वाज, एक बड़ा स्टेक जो है वो टीचर्स का रहता है, एग्जामिनर्स का रहता है और सीबीएसई का ओवरऑल रहता है, जो भी परीक्षाएं कंडक्ट करा रहे हैं, जो भी बोर्ड उसको कंडक्ट करा रहा है। किस तरह से आप लोग देखते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री ने जब से छात्रों से, नौनिहालों से सीधे संवाद करना शुरू किया है, क्या परिवर्तन आप लोग देख पा रहे हैं बच्चों में? निखिल जी, मेरा मानना है कि अगर हम आज से 8 साल पहले के बच्चों को देखें और आज के बच्चों को देखें तो कॉन्फिडेंस लेवल आपको एकदम बिल्कुल अलग उन लोगों के बीच में मिलेगा। प्रधानमंत्री जी का ये इनिशिएटिव बच्चों को स्ट्रेस फ्री नहीं कर रहा है, उनको परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है, तैयार करता है, सारे टीचर्स को तैयार करता है, सारे पेरेंट्स को तैयार करता है। मैं कहूँगा कि केवल ये शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र के बाहर जाकर भी, क्योंकि स्ट्रेस तो सब लोगों को होता है काम के लिए, तो वो ये प्रेरित करता है, ये गाइड करता है कि किस तरीके से हम अपने को स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। जितना अंतर आज के बच्चों में है कि वो स्ट्रेस को डील कर पाते हैं, वो स्ट्रेस को डील करते हुए बेटर और बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं, हमको इस पर रिसर्च करनी चाहिए और हम पाएंगे कि जो बच्चे प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हैं, उनसे मोटिवेट होते हैं, उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, वो अवश्य ही परीक्षा में बेहतर करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। और कम से कम आपने कहा कि जो पहले था और अब में कुछ परिवर्तन आया है, जो स्ट्रेस है, और सबसे खास बात है कि बच्चों ने उसको खुद डील करना सीखा है। हमारे साथ पेरेंट भी यहाँ पर मौजूद हैं। संजीव रंजन, आप अभिभावक हैं, पिता हैं।
ये कहा जाता है कि भाई स्ट्रेस तो खैर ऑब्वियसली बच्चों के ऊपर तो रहता ही है एग्जाम का, और एक बड़ा स्ट्रेस का हिस्सा जो है वो पेरेंट्स खुद दे देते हैं अपने बच्चों को, ये कह कह के कि पढ़ाई करो, और उनके ऊपर जो प्रेशर डालते हैं उसमें एक बड़ा रोल जो है वो पेरेंट्स का होता है। किस तरह से पेरेंट्स ने सीखा है प्रधानमंत्री के साथ इस संवाद को देखते हुए कि कम से कम बच्चों को स्ट्रेस फ्री रखें, क्योंकि स्ट्रेस जो है वो बड़ा की वर्ड इसमें बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री की पाठशाला में आप लोगों ने कैसे सीखा, आप लोगों ने पेरेंट्स ने क्या सीखा? जी सर, मैं बताना चाहूँगा कि मोदी जी का बहुत अच्छी बात मुझे लगी कि वो बोलते हैं कि बच्चों के साथ फ्रेंडली पेश आना चाहिए, बच्चों के साथ कोई ज़्यादा सख्ती नहीं होनी चाहिए। जो भी हो, बच्चे से अगर फ्रेंडली बात करेंगे तो बच्चे हमें जो है खुल के अपनी जो भी दिक्कतें आती हैं वो हमें बताएंगे। अगर ज़्यादा सख्ती करेंगे तो बहुत चीज़ हमें छिपा देंगे। जब कुछ चीज़ छिपाने लगेंगे तो जो उनमें जो कमियां हैं उसको हम ठीक नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात तो बोलते हैं कि जो बच्चा जो चीज़ करना चाह रहा है उसको करने दिया जाए, लेकिन हमें उसको निगरानी में रखते हुए उसको मार्गदर्शन हमको देते रहना है, और फिर बच्चों को जो करना चाह रहा है उसको करने दिया जाए। और बोलते हैं अनुशासन भी बच्चों में बहुत जरूरी है। अनुशासन, अगर बच्चे अनुशासित रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो कर ही जाएंगे। ठीक बात है। और जो एक बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि परीक्षा ही मतलब जिंदगी की आखिरी परीक्षा नहीं है, इसके बाद बहुत सारी जीवन की परीक्षाएं देनी है, और ये जो एग्जाम जो आप देने के लिए जा रहे हैं इसको स्ट्रेस फ्री होइए। और ये बात तो शायद पेरेंट्स को भी समझने की जरूरत है कि ये 10th 12th 11th ये बच्चे का आखिरी एग्जाम नहीं, वो जीवन में बहुत कुछ कर सकता है। जी सर, ये जो मोदी जी के जो पहल है बहुत बच्चों को तो प्रोत्साहित किए ही, हम पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। जैसे पहले हम लोग पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने सपनों को जो है बच्चे के ऊपर लाद देते थे। जैसे बोल सकते हैं कि मैं नहीं बन पाया, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया तो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, मैं इंजीनियर नहीं बन पाया तो मेरे बच्चे इंजीनियर बन जाए। लेकिन जब से मोदी जी के जो पहले शुरू की है इन्होंने, जब से पेरेंट्स इसको डीपली देखने लगे हैं, महसूस करने लगे हैं, तो अपनी जो सपने जो है बच्चों को नहीं थोपते हैं। बच्चों को बोलते ठीक है आपको जो बनना है आप बने, अच्छा काम करें। तो बच्चों को खुद सपना देखने दें, उनकी जगह पर आप अपने सपने उनको ना थोपे, कम से कम ये बात पेरेंट्स को समझने की जरूरत है। और ये भी इस बात को समझ रहे हैं कि एक जो जैसा कि कहा कि स्ट्रेस का एक बड़ा चंक जो है वो पेरेंट्स खुद दे देते हैं, कम से कम उससे भी बचेंगे। वैभव, आपने आज प्रधानमंत्री की इस परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लिया, उसके आप पार्ट रहे, किस तरह से आप आगे की प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे जो तमाम मैनेजमेंट के स्किल्स दिए, टाइम मैनेजमेंट की बात कही, स्ट्रेस को कैसे दूर करें, इन सारी चीज़ों को कैसे आप लेकर आने वाले हैं अपने जीवन में? कुछ आपको लग रहा है कि सचमुच ये जो बातें सुनी हैं, सीखी हैं, वो बड़ा असर करेंगी? जी, ये बिल्कुल बहुत असर करेंगी। खासकर जो मैंने आपको बताया कि प्रोडक्टिव हमें ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, तो ये बहुत सही बात की, क्योंकि हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखना है, अपने आहार को लेकर भी हमें बहुत संतुलित रखना है। तो इसलिए हमें प्रोडक्टिव रहना ज़्यादा से ज़्यादा, प्रोडक्टिव रहना है और पॉजिटिव भी रहना है। संकल्प, ये जो पॉजिटिविटी की बात प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि नकारात्मकता से, नकारात्मक विषयों से, नकारात्मक सीन से, कुछ भी तरह का नेगेटिव मत रखिए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव सोचिए। आपको लगता है कि ये एक पॉजिटिविटी डेवलप हुई है आप लोगों के अंदर, आपके पीयर ग्रुप में, आपके दोस्तों में, इन सब में जो जिन्होंने हिस्सा लिया, आपको ऐसा लगता है? पीएम सर का जो ये शो है उसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए और बच्चों को अपने करियर को लेकर ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं लेना चाहिए, बस अपने जो गोल को है उस पर फोकस रहना चाहिए और उसके लिए मेहनत करते जाना चाहिए। और एक बात भी कहते हैं कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, तो बस हमें भी बस कर्म करते जाना चाहिए, फल बस मिल ही जाएगा हमें उसके साथ ही। जी बिल्कुल, कर्म करते रहना चाहिए, फल मिल ही जाएगा। डॉक्टर संयम, आपको लगता है कि ये जो परीक्षा पे चर्चा का ये जो पूरा कार्यक्रम है ये इसी तरह से जारी रहना चाहिए? स्कूलों में भी जो कम से कम जो शिक्षक हैं सीबीएसई अपनी तरफ से, उनको भी एक कहीं ना कहीं ट्रेनिंग दे या ये बताए कि किस तरह से जो स्ट्रेस फ्री रखना है बच्चों को, जो प्लानिंग उनको बताना है, टाइम मैनेजमेंट बताना है, यानी कि ये भी अब एक पार्ट होता जा रहा है कि इसके जरिए किस तरह से आगे जाना है, निकालना है बच्चों को। देखिए निखिल जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि
प्रधानमंत्री से अच्छा इसको और कौन समझा सकता है, जिनके पास बहुत बड़ा अनुभव है, 24 घंटे का अनुभव है। हम अनुभव को जब कैलकुलेट करते हैं तो 8 घंटों में करते हैं, यहाँ पर 24 घंटे का अनुभव है, तो ट्रिपल अनुभव हो जाता है। अगर ऐसा व्यक्ति, इतना एक्सपीरियंस व्यक्ति, जब सब लोगों को परीक्षाओं के ऊपर चर्चा करता है, परीक्षाओं के बारे में बताता है, तो मेरा मानना ये कि जो टीचर सारे पार्टिसिपेट करते हैं, जिन टीचर्स ने हमारे इस कार्यक्रम को देखा होगा, वो केवल कक्षा 10 और कक्षा 12 के बच्चों के साथ ही इस तरीके का व्यवहार या उनको ये सब चीजें जो है पुनः नहीं बताएंगे, बल्कि जब उनकी क्लासेस शुरू होंगी नेक्स्ट ईयर या जो इस समय पर चल रही हैं, उन बच्चों के साथ भी वो जो उन्होंने आज यहाँ पर लर्न किया है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन सबको वो अपने जीवन में, अपनी कक्षाओं में उतारेंगे और ये एक चेन रिएक्शन की तरीके से काम करेगा। और हम देखेंगे कि आगे आने वाले समय में वो बच्चे जो कक्षा 6 के ऊपर बढ़ेंगे, चलेंगे और इन सब बातों को समझते हैं, वो परीक्षाओं को वाकई में एक स्टेशन मानकर चलेंगे इस जर्नी का। वो परीक्षाओं को इस तरीके से नहीं लेंगे कि बस यही सब कुछ है, अगर परीक्षा सही नहीं हुई तो हमारे साथ कहीं कोई दिक्कत होगी। मेरा मानना यह है, ये जो कॉन्फिडेंस टीचर्स में भरेगा, ये कॉन्फिडेंस जो बच्चों में भरेगा, वो किसी भी संकल्प को लेकर उसको पूरा करने के अधिकारी हो पाएंगे। जी बिल्कुल। संजीव रंजन जी, आपको लगता है कि एक माइंडसेट में परिवर्तन आ रहा है पेरेंट्स के, जो कि बहुत ज़रूरी था? जी बिल्कुल। बहुत जो पहले बताया अभी कि जो पहले बच्चे पर जो दबाव हम लोग डालते थे, वो बिल्कुल दबाव देना हम लोग बंद कर दिए कि जैसे बच्चा करना चाहे उस तरह से करे। उनकी जो भी मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको हम लोग देते रहें, आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, जो स्वास्थ्य की बात भी करते हैं मोदी जी, बार बार बोलते भी हैं। कैसे बच्चों में आत्मविश्वास भी जगाने का काम पेरेंट्स टीचर्स दोनों का ही है? जी जी, हम लोग भी करते हैं कि बेटा, अगर मान लीजिए बेटा, मान लीजिए कभी नंबर कम भी आ जाए, कुछ भी है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इस बार नहीं तो अगले बार मेहनत करो, कम करो, नेक्स्ट टाइम में आपको नंबर आ जाएगा। अगर इसमें अगर आपको छूट गया तो दूसरे फील्ड में कर जाओगे। अब धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी भी बहुत आती जा रही है, बढ़ ही रही है अपॉर्चुनिटी वगैरह जी। तो बच्चे कुछ ना कुछ कर लेंगे, दूसरे फील्ड में कर लेंगे। बिल्कुल। वैभव, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप परीक्षा पे चर्चा के दौरान जिस तरह से प्रधानमंत्री ने तमाम टिप्स दिया, आप लोगों को गाइडेंस दिए, जाहिर तौर पर आपके वो परीक्षाओं में काम आएगा। आपको लगता है कि ये सिर्फ परीक्षाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ज़िंदगी की जो परीक्षाएँ हैं, या अब आप एक तरह से कहा जाए कि दुनिया की रेस में शामिल होने जा रहे हैं इन परीक्षाओं के बाद में, तो वहाँ भी ये सारे टिप्स काम आएंगे? जी बिल्कुल, ये सारी टिप्स काम आएंगी। जैसे उन्होंने लीडरशिप के बारे में भी बहुत बताया कि जो लीडरशिप होती है वो फोर्सफुली आप किसी पे थोप नहीं सकते हैं जब तक आप खुद अपने इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। जैसे उन्होंने एक एग्जांपल दिया था कि स्वच्छ भारत के लेकर किया था उन्होंने, कि अगर हम खुद अपने पास स्वच्छ नहीं रखेंगे तो हम दूसरों को क्या सीख दे पाएंगे। अगर एक लीडर ही वो काम नहीं करेगा तो उसके जो पीयर्स होंगे वो क्या करेंगे। तो मुझे लीडरशिप वाली आइडिया बहुत अच्छा लगा उनका, और उनका आहार से रिलेटेड भी बहुत अच्छा जी। कुछ किस्सा कहानियां भी साझा की थी प्रधानमंत्री ने, जैसा कि आपने बताया। उसके अलावा आहार से रिलेटेड भी कई बार हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं कि परीक्षाओं में के दौरान कुछ खाना नहीं है, या जब भी मौका मिला किसी भी टाइम कुछ भी खा लिया, कुछ इस टाइप से चलते हैं। इसको लेकर के भी कुछ समझ में आया? जी बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा कि क्या नहीं खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। उन्होंने क्या नहीं खाना चाहिए इस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया इस बार, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत बढ़िया है। तो उम्मीद है कि परीक्षा में चर्चा पर जिस तरह से आप लोगों ने फोकस किया है, प्रधानमंत्री के साथ संवाद किया है, तो इसको आप अपने जीवन में उतारेंगे, जीवन में आत्मसात करेंगे और एक अच्छी प्लानिंग के साथ स्ट्रेस फ्री होकर के एग्जाम्स देंगे। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं आपकी परीक्षाओं के लिए। वैभव को भी, संकल्प को भी, और डॉक्टर संयम भारद्वाज, आपको भी शुभकामनाएं कि आप जिस तरह से सीबीएसई बोर्ड में जो तमाम परीक्षार्थी हैं उनके भविष्य के लिए आप लोग लगातार काम कर रहे हैं, उसमें आप लोग सफल हो। और पेरेंट के तौर पर संजीव रंजन जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं और बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। आप सभी का धन्यवाद। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फ्रांस यात्रा है वो किन मायनों में महत्वपूर्ण होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा देखिए ब्रेक के बाद। खाने
में तो स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो खाना बना कमाल। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता देखिए हूँ। इसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और 2 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के लिए रवाना हुए। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर हैं और वे AI एक्शन शिखर सम्मेलन में सह-अध्यक्षता करेंगे और तमाम अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री के फ्रांस यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका के 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी साझेदारी को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति मैक्रों के आमंत्रण पर पीएम मोदी 10 से 12 फरवरी तक फ्रांस की यात्रा पर रहेंगे। वे AI एक्शन शिखर सम्मेलन की सह अध्यक्षता करेंगे। AI शिखर सम्मेलन में विश्व के नेता और वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी व्यापक जनहित और नवाचार के लिए AI प्रौद्योगिकी के प्रति सहयोगात्मक दृष्टिकोण पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। AI अभी इन्वेंट हुआ था और कुछ लोगों के हाथ में है, राइट। तो जैसे ओपन AI हो गई, काफी कंपनीज का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अभी बहुत कंपनियों ने क्या किया, उसको ओपन सोर्स कर दिया है। तो आप उसको आप एक ब्रेन समझ लो। तो जो अभी कंपनीज प्राइवेट है उन्होंने अपना ब्रेन डाल के रखा है, आपसे पैसे ले रहे हैं, लेकिन आपके पास कंट्रोल नहीं है। कल रेट बढ़ा देंगे, कल आज आपके दोस्त हैं, कल आपके दोस्त नहीं है तो आपको एक्सेस नहीं देंगे। तो आपके कंट्रोल में होना चाहिए सॉवरेन AI, राइट। तो उसके लिए ओपन सोर्स, जैसे काफी कंपनी से मेटा ने ओपन सोर्स किया है, अभी यूरोपियन यूनियन मिलके भी ओपन सोर्स कर रही है। तो बहुत ओपन सोर्स मॉडल्स हैं, उनको उठा के हमको इंस्टॉल करना चाहिए और अपने कंट्रोल में रख के उसको फाइन ट्यून करके हमारे यूज केसेस को हमारे भाषा पे बनाना चाहिए। पीएम मोदी मार्सिले में भारत के नए महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे। उन्होंने अपने प्रस्थान वक्तव्य में कहा कि उनकी यात्रा का दूसरा खंड राष्ट्रपति मैक्रों के साथ भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी के लिए 2047 की जमीनी रूपरेखा पर प्रगति की समीक्षा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय थर्मो न्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर ITER का दौरा करेंगे। इसके अंतर्गत वैश्विक कल्याण के लिए ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भारत और फ्रांस का सम्मिलित प्रयास शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मजारगियोस वॉर सेमेट्री में प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपने प्राणों को न्यौछावर करने वाले भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इस बीच फ्रांस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक से पहले राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि दोनों देशों के साझा हित मैत्री पर केंद्रित हैं। उन्होंने कहा कि भारत एक प्रशिक्षण महाशक्ति है जो प्रति वर्ष 10 लाख इंजीनियर तैयार करता है।
और यह अमेरिका और यूरोप द्वारा प्रशिक्षित किए जाने वाले इंजीनियरों की दोनों की संयुक्त संख्या से ज्यादा है। हजारों भारतीय छात्र विश्वविद्यालयों के बीच छात्रवृत्ति और साझेदारी के कारण फ्रांस में पढ़ते हैं। भारत में फ्रांस के फैशन, भोजन और भाषा की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है, जबकि फ्रांस में भारतीय संगीत, योगा और त्योहार प्रचलित होते जा रहे हैं। स्वतंत्र, लोकतंत्र और नवाचार के साझा मूल्यों के साथ भारत और फ्रांस अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के साथ दोनों देशों के बीच संबंध वैश्विक कूटनीति, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान प्रदान में नई ऊंचाइयां छूने के लिए तैयार है। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आमंत्रण पर अमेरिका की 2 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। जनवरी महीने में राष्ट्रपति ट्रंप की ऐतिहासिक जीत के बाद यह प्रधानमंत्री की अमेरिका की पहली यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने प्रस्थान वक्तव्य में राष्ट्रपति ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान मिलकर काम करने की स्मृतियों को साझा किया। इस कार्यकाल के दौरान भारत और अमेरिका के बीच एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी निर्मित हुई थी। ब्यूरो इनपुट के साथ तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश में बिजनेस, एक्सपोर्ट और ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कुछ कर रही है, इस पर हम बात करेंगे। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए भारत EFTA व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता के तहत EFTA डेस्क का शुभारंभ किया गया। इस दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि टेपा से न सिर्फ विकास को गति मिलेगी, बल्कि बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी युवाओं को मिल सकेंगे। भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत निवेश प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम की शुरुआत की गई। EFTA सदस्य देशों के साथ मौजूद केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया EFTA डेडिकेटेड डेस्क का शुभारंभ किया। ये डेस्क सरल और प्रभावी ढंग से एक मजबूत माध्यम के तौर पर काम करेगा। इस डेस्क के जरिए अलग अलग हितधारकों को एक मंच मिलेगा, जिससे इंडिया EFTA अपने लक्ष्य को हासिल करके वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाता हुआ नजर आएगा। One important step forward in our agreement to promote trade and investment in all the 4 countries. Significant steps have been taken to ratify the TIPA. There's a lot of positivity in all 4 countries, and we hope to operationalize the TIPA in the later part of this year. EFTA सदस्य देशों में आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और लिंक्टेनस्टीन शामिल हैं। कार्यक्रम के दौरान EFTA सदस्य देशों के निवेशकों का प्रतिनिधिमंडल भी मौजूद रहा। EFTA में शामिल देश भी टेपा को हर किसी के लिए विन विन सिचुएशन बता रहे हैं। I do believe that the TEPA is not just an agreement, it really creates a framework for a win-win partnership. And I'm very convinced that our future cooperation under the TEPA will bring many, many more opportunities. भारत EFTA व्यापार समझौते के तहत 10 साल के भीतर $50 अरब के निवेश की प्रतिबद्धता जताई गई है और अगले 5 साल में $50 अरब का अतिरिक्त निवेश होगा। इस निवेश से भारत में 15 साल में 10 लाख नौकरियों के सृजन की उम्मीद है। वहीं EFTA के सदस्य देशों में स्विट्जरलैंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। इस वित्त वर्ष के पहले 8 महीने में भारत ने EFTA देशों को $1.28 अरब का निर्यात किया, जिसमें से 77% निर्यात स्विट्जरलैंड को हुआ है। टेपा के जरिए जिन क्षेत्रों में निवेश की उम्मीद की जा रही है, उनमें विनिर्माण, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचा क्षेत्र प्रमुख हैं। विश्व में सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के साथ ही भारत सतत और समावेशी विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। वहीं ये समझौता भारत के निर्यातकों की वैश्विक पहुंच को बढ़ाते हुए उन्हें सशक्त बनाएगा और अनुकूल व्यापार के साथ निवेश का माहौल तैयार करेगा। इस समझौते से न सिर्फ भारत के युवा महत्वाकांक्षी कार्यबल के लिए रोजगार सृजन होगा, साथ ही मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को गति देते हुए 2047 तक विकसित भारत को सार्थक बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाएगा। मुकुल शर्मा, डीडी न्यूज। तो ये थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस यात्रा की बात, और उसके बाद बात करेंगे संसद के जो बजट सत्र है वो पारित होने जा रहा है, लेकिन रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। संसद में आज की कार्रवाई आगे देखिए।
धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और अब बात करेंगे संसद के सत्र की। संसद के सत्र में अब बजट को पारित किए जाने को लेकर उस पर चर्चा की शुरुआत हो गई है। राज्यसभा में सोमवार को दोपहर बाद आम बजट पर चर्चा की शुरुआत की गई। चर्चा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। इस दौरान देश दुनिया की वर्तमान घटनाओं और निगरानी से लेकर के उनका तमाम जो सियासी मुद्दे रहे उस पर सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के लोकसभा में भारत को तोड़ने के लिए मिले विदेशी पैसे और USAID पर दावों के बाद हड़कंप मच गया। देखिए ये रिपोर्ट। राज्यसभा में सोमवार को दोपहर बाद आम बजट पर चर्चा शुरू की गई। चर्चा में सत्ता और विपक्ष के तमाम नेताओं ने हिस्सा लिया। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने भारतीयों को अमेरिका से वापस भेजे जाने के दौरान हुए घटनाक्रम को लेकर सवाल उठाए तो नेता सदन JP नड्डा ने उसका करारा जवाब दिया। ये ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि ये जो डिपोर्ट किए गए ये अमानवीय ढंग से जो हुए, इसकी चिंता आपको ही है। ये अलग बात है कि 2009 में नहीं थी, 10 में नहीं थी, 11 में नहीं थी, 12 में नहीं थी, 13 में नहीं थी। जागे तो 2025 में जागे। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट को कभी भी पॉलिटिकल चश्मे से नहीं देखना चाहिए। I ask the government, did the External Affairs Minister raise the matter with Mr. Rubio? Did he know about the SOP? He told this House the SOP has been in place for many years, since 2012. चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष के नेताओं ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की और आम बजट को शानदार बताया। लोकसभा में भी बजट चर्चा को दोपहर बाद आगे बढ़ाया गया। इस दौरान राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिले। सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। इससे पहले भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने जॉर्ज सोरोस की भारत में अराजकता फैलाने के लिए फंडिंग के मुद्दे को उठाया। निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और जॉर्ज सोरोस के संबंधों और फंडिंग की जांच की मांग की। कांग्रेस पार्टी USAID और सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इतने वर्षों में USAID ने जिसको पैसा दिया उसकी जांच हो और उन सबों को सलाखों के पीछे रखे। इससे पहले संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान कई अहम सवालों के उत्तर भी दिए गए। लोकसभा में मंगलवार को वित्त मंत्री बजट पर हो रही चर्चा का उत्तर देंगी, जबकि राज्यसभा में बजट चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज़, दिल्ली। और अब बात दिल्ली की सियासत की कर लेते हैं, जिसका असर पंजाब तक दिख रहा है। दिल्ली के चुनावों में आम आदमी पार्टी की करारी हार का असर अब इंडी गठबंधन में घमासान के तौर पर दिख रहा है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंडी गठबंधन के घटक दल जहां अब भी एकता के कसीदे पढ़ रहे हैं, वहीं पंजाब में आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने पर उतारू कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल को बैकफुट पर ला दिया है। केजरीवाल ने पंजाब के सभी विधायकों की मंगलवार को दिल्ली में बैठक बुलाई है। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में दमदार वापसी हुई है। बीजेपी में नए मुख्यमंत्री को लेकर चर्चा और मंथन भी तेज है, लेकिन दिल्ली के घमासान से इंडी गठबंधन में दरार चौड़ी होती दिख रही है। दिल्ली के हार का दोषी कौन, इसको लेकर आरोपों का दौर जारी है। इंडी गठबंधन के नेता कहते नहीं थक रहे कि कांग्रेस और आप को दिल्ली का चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए, तो कांग्रेस पार्टी खुले तौर पर आपको हराने का दावा करती है। कोई भी चुनाव
हो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए, उसकी समीक्षा किया जाना चाहिए और जब इंडिया गठबंधन के साथी हैं तो उसके अनुरूप मिल बैठ करके एक नतीजे पर आना चाहिए ताकि भविष्य में कहने कहाने की कोई जगह न बचे। हमको लगता कि सबको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया विल टेल द लास्ट वर्ड अगेंस्ट द एंटी पीपल पॉलिसीज ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट। हालांकि वोट प्रतिशत के हिसाब से यह फैसला करना थोड़ा मुश्किल है कि कांग्रेस के कारण ही कुछ जगहों पर बीजेपी की जीत हुई है, लेकिन यह भी तय है कि कई सीटों पर बीजेपी की हार की वजह भी कांग्रेस बनी है। बीजेपी का दावा है कि अगर कांग्रेस और आप मिलकर लड़ते तो बीजेपी को और बड़ी जीत हासिल होती। कांग्रेस अपना एग्जिस्टेंस बचा रही है, वोट शेयर नहीं बचा रही है। अपना वजूद लड़ने की लड़ाई लड़ रही थी कांग्रेस, कूद के 6% पे आए हैं। 6 मतलब क्या हुआ, वही है कांग्रेस ही। इन सब के बीच सवाल उठने लगा है कि क्या दिल्ली में आपकी जबरदस्त हार का असर पंजाब पर भी पड़ने वाला है। पंजाब विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी के 30 एमएलए कांग्रेस के संपर्क में हैं। पंजाब के कांग्रेस नेता आपके विधायकों से संपर्क की बात ऐलानिया कर रहे हैं, तो आपके नेता एकजुटता का दावा कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को शायद किसी पर यकीन नहीं है और वो पंजाब के सभी विधायकों और मंत्रियों की दिल्ली में परेड चाहते हैं। केजरीवाल ने सभी विधायकों को मंगलवार को दिल्ली तलब किया है। कल साडे कौमी कन्वीनर जी ने मीटिंग बुलाई है, मीटिंग का एजेंडा नहीं आया, पर मेरा ख्याल तो यही है कि दिल्ली की इलैक्शन तो होगी भी की कमियां रह गई, की मतलब आप होर अगे पार्टी को मजबूत करने वास्ते करना। सो जी भी ड्यूटी अरविंद केजरीवाल जी लाउणगे, साडे कौमी कन्वीनर ने जो भी वो गाइडलाइन देंगे ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਾਂਗੇ। आम आदमी पार्टी के हाथ में सरकार थी, सत्ता थी और भ्रष्टाचार में घिरने के बाद जो भी नुकसान होना था वो उनका होना था और उनका हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संयोजक हार जाते हैं, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, सौरभ भागवत, हार गई पूरी पार्टी। खोया उन्होंने, हमने कुछ नहीं खोया, हमने पाया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों के दबाव से मुक्त होना चाहती है? क्या पार्टी बिहार और उत्तर प्रदेश में अकेले जा सकती है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के अगले रुख को लेकर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में गठबंधन की पहली परीक्षा अब पंजाब में होनी है, जहां कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दिल्ली की अदावत का हिसाब बराबर करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो कांग्रेस आम आदमी पार्टी से दिल्ली की अदावत का हिसाब बराबर करना चाहती है, इसलिए पंजाब में घमासान आने वाले दिनों में उसका इंतजार करिएगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको एरो इंडिया का आगाज। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले, स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एमडीएच का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। एमडीएच।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 ने भारतीय वायुसेना की शक्ति का एहसास कराया। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ एरो इंडिया 2025 का ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। एरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होते भारत की तस्वीर पेश की। आसमान में भारत की वायु शक्ति, साहसिक फ्लाई पास्ट और अद्भुत करतब का ये नजारा है एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया का। सोमवार को बेंगलुरु के येलाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर शुरू हुआ ये एयर शो 14 फरवरी तक चलेगा। इसमें कई आधुनिक फाइटर जेट और ड्रोन तकनीक देखने को मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एरो इंडिया शो के कार्यक्रम में शामिल हुए। इसमें करीब 30 देशों के रक्षा मंत्री या प्रतिनिधि और 43 देशों के वायुसेना प्रमुख और सचिव शामिल हो रहे हैं। भारत लगातार अपनी सैन्य क्षमताओं में इजाफा कर रहा है और हथियारों का सबसे बड़ा खरीदार देश बनकर उभरा है। ऐसे में एरो शो कई मायनों में बहुत खास हो जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि शांति स्थापना से ही बेहतर विश्व का निर्माण किया जा सकता है और इसके लिए राष्ट्र की मजबूती बेहद आवश्यक है। शांति कभी भी सुरक्षा की कमजोर स्थिति में हासिल नहीं की जा सकती। शांति का बट वृक्ष शक्ति की जड़ों पर ही खड़ा रह सकता है। मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर मजबूत होना होगा, तभी जाकर हम शांति सुनिश्चित कर पाएंगे। मजबूत होकर ही हम एक बेटर वर्ल्ड ऑर्डर के लिए काम कर पाएंगे। बेंगलुरु में एरो इंडिया 2025 में सीईओ राउंड टेबल को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि युद्ध की प्रकृति तेजी से बदल रही है, इसलिए हमें लगातार समाधान अपनाने और सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में डिफेंस के क्षेत्र में भारत ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसके कारण भारत रक्षा क्षेत्र में तेजी से आत्मनिर्भर होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। As a testimony to the emergence of India as a defense export nucleus, India has seen 31 times growth in the export of defense products in the last 10 years as compared to financial year 2013-14. Friends, we have continuously revised and updated our defense product list, which the aim to encourage more players to enter defense production. The issuance of the positive indigenization list is a clear indication of our intent to support the industry in India's efforts for self-reliance. एरो इंडिया शो का आयोजन 10 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। शुरुआती 3 दिन सिर्फ उद्यमियों के लिए हैं, जबकि 13 से 14 फरवरी को आम लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। अरे क्या हुआ मुन्ना, तुझे अदरक और चटवाता हूँ। देखिए उसकी सांसें तेज चल रही है, घरेलू इलाज नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तुम तो यूं ही घबरा जाती हो। अच्छा मेरी एग्जाम कब है? एग्जाम? हाँ, और हम दोनों का टीकाकरण कार्ड कहाँ है? बेटा ये सब माँ को पता होगा ना। पापा जब सब माँ को पता है तो आप उनकी बात मानो ना। और स्कूल में भी बताया है कि सांस का तेज चलना निमोनिया हो सकता है। मान गए माँ की नजर को। चलो अस्पताल चलते हैं। इसे निमोनिया हुआ है। सही समय पर इसे यहाँ लाकर आपने बड़ी परेशानी होने से बचा लिया। अगर खांसी और जुकाम के साथ तेज सांस या पसली चलने लगे तो ये निमोनिया के लक्षण हैं। ऐसे में घरेलू इलाज नहीं, तुरंत अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं। सांस निमोनिया नहीं तो बचपन सही। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक ऐसे। गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और अब बात दिव्य भव्य महाकुंभ की। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत महाकुंभ में आम और खास सभी तरह के श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है। दिव्य भव्य महाकुंभ 2025 में सहभागिता करने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को तीर्थराज प्रयाग पहुंची, जहां राष्ट्रपति ने त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगाई और सभी देशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। राष्ट्रपति के इस दौरे ने दुनिया को महाकुंभ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े समागम महाकुंभ में उमड़ रहे आस्था और श्रद्धा के महासागर में सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आगमन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने त्रिवेणी के पवित्र संगम में आस्था की पावन डुबकी लगाकर पूरी दुनिया को एकता और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच राष्ट्रपति ने पूरी आस्था के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया। स्नान के बाद राष्ट्रपति ने त्रिवेणी की पूजा अर्चना की और सभी लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के बाद राष्ट्रपति अक्षय वट गए। राष्ट्रपति ने अक्षय वट की पूजा अर्चना की। अक्षय वट को सनातन संस्कृति में अमरता का प्रतीक माना जाता है और इसकी महत्ता पुराणों में वर्णित है। राष्ट्रपति ने प्रयागराज में प्रसिद्ध बड़े हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही राष्ट्रपति ने डिजिटल महाकुंभ अनुभव केंद्र का भी अवलोकन किया। इस केंद्र को डिजिटल तरीके से आधुनिक भारत के साथ धार्मिक आयोजनों को जोड़ने की पहल के तौर पर शुरू किया गया है और यहाँ पर महाकुंभ मेले की विस्तृत जानकारी तकनीकी माध्यमों से उपलब्ध कराई जा रही है। प्रयागराज में बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने और भारी भीड़ से निपटने के लिए रेलवे और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुगमता के लिए कई नई व्यवस्थाएं भी की हैं। प्रयागराज ट्रैफिक पुलिस ने क्षेत्र के अलग अलग चौराहों का वीडियो जारी कर बताया कि पिछले कुछ दिनों से चल रही जाम की स्थिति में काफी सुधार हुआ है और गाड़ियां सामान्य गति से चल रही हैं। इसके साथ ही भारतीय रेलवे महाकुंभ क्षेत्र में आने वाले 8 स्टेशनों से नियमित और स्पेशल ट्रेनों का परिचालन सामान्य रूप से कर रहा है। हमारे प्रयागराज क्षेत्र में 8 स्टेशन कार्यरत हैं और सभी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और सभी स्टेशन प्रॉपर नंबर में ट्रेन डील कर रहे हैं। सभी स्नानार्थियों को हम सेवित कर रहे हैं। भारतीय रेल, उत्तर रेलवे, हम सभी लोग श्रद्धालुओं की सेवा करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं और हम इसी तरह जिस तरह हमने अभी तक सेवित किया लोगों को, आगे भी इसी तरह कड़ी मेहनत के साथ सेवित करते रहेंगे। राष्ट्रपति के आगमन के बावजूद आम श्रद्धालुओं को कोई समस्या नहीं हुई, इसका पूरा ध्यान रखा भी गया। बड़ी संख्या में आम श्रद्धालुओं ने भी महाकुंभ में स्नान किया। प्रयागराज से अश्विनी मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो न्यूज नाइट के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।